The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। राज्यसभा में आज बजट पर बहस हुई और बहस के दौरान एक सांसद ने सभापति से 5 मिनट का वक्त मांगा। इन सांसद की पहचान इस तरह से है कि ये ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, देश के रेल मंत्री रह चुके हैं। नाम है दिनेश त्रिवेदी। राज्यसभा में इन्होंने कहा कि एक बहुत गंभीर बात कहनी है और दर्शन शास्त्र की ऐसी ऊंची बातों से भूमिका बांधी कि लगा कि आज ये कुछ बहुत बड़ा कहेंगे। तो क्या कहा दिनेश त्रिवेदी ने? हम आते हैं उस देश से जहां रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाय पा खुजे पाबे गो ना गो तुमी, सेजे होच्छे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं। और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है और आई एम ग्रेटफुल टू माई पार्टी दैट देव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए भी इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को, माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस, इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा से दम घुटने की बात कहकर दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। त्रिवेदी के मुताबिक उन्हें आज राज्यसभा में बैठे बैठे ही अंतरात्मा की आवाज सुनाई दी। हालांकि उनके इस राजनीतिक फैसले को समझने के लिए बहुत दिमाग नहीं चाहिए, खासकर तब जब बंगाल में विधानसभा का चुनाव नजदीक हो और टीएमसी के कई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हों। राज्यसभा में आज इस्तीफे का ऐलान करने से पहले दिनेश त्रिवेदी ने बुधवार को ही ट्विटर पर कुछ संकेत दिए थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी के लोकसभा में बयान वाले ट्वीट को रिट्वीट कर सरकार की तारीफ में कुछ शब्द लिखे थे। राजनीतिक पंडितों ने इसके माने निकालने शुरू भी कर दिए थे। राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद जाहिर है कि वो टीएमसी से भी इस्तीफा देंगे और किस तरफ रुख करेंगे इसका अनुमान हम सबको है। तो क्या ममता बनर्जी और टीएमसी को उनके इस्तीफे की पहले से खबर थी? इस सवाल पर टीएमसी के सांसद डॉक्टर शांतनु सेन ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में क्या कहा, सुनिए। We might be having some personal agenda. He probably was having some discussion with the BJP leaders since long. We were getting some indirect indications, but as you know, our motherly leader Mamata Banerjee, she always gives opportunities till the final moment. She never throws anyone away. It's his or her personal decision, personal equation, personal calculation. But one thing, one second, you must appreciate that though he got defeated in last Lok Sabha election, even then he was rewarded with this Rajya Sabha seat. Now it's up to his decision what he did. दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफा देते ही बीजेपी नेताओं ने उनकी तारीफ भी शुरू कर दी। बीजेपी के महासचिव और पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान सुनिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं। मैं समझता हूं कि जो मैंने उनका भाषण सुना, मेरा ख्याल है कि सदन के इतिहास में पहली बार किसी सदस्य ने ऑन रिकॉर्ड अपनी पार्टी की हिंसा की राजनीति की आलोचना की। ऑन रिकॉर्ड बाहर आके लोग बोलते हैं, पर सदन के अंदर रजिस्टर हुआ ये, और ये बहुत गंभीर मसला। और विशेषकर दिनेश त्रिवेदी इतने गंभीर व्यक्ति हैं, इतने सीनियर लीडर हैं, इतने सीनियर पर्सन है कि वो यदि पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि पार्टी में क्या चल रहा है इसका अंदाज सबको लग सकता है। और मैं मानता हूं कि दिनेश त्रिवेदी एक अच्छे राजनेता हैं,
बढ़िया राजनेता हैं और उन्होंने यदि कोई कमेंट्स किया तो इसको बंगाल की जनता भी गंभीरता से लेगी और देश की जनता भी गंभीरता से लेगी। अब सवाल उनसे भी पूछा गया जिनके इर्द गिर्द पूरा विमर्श हो रहा है, दिनेश त्रिवेदी से, कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ये था उनका जवाब। देखो हम बीजेपी, if I am joining BJP, nobody can stop me, no. And I don't think so. I will be doing something terribly wrong. No, BJP is a national party, and if they have, I was told that the big leaders said there is most welcome. I'm grateful. So there is nothing wrong in joining BJP. There is just nothing wrong, and I'm not going to play hide and seek. But as of this hour at 6:35, I still have to collect my thoughts and understand what it is. And then I'll be free to think about the next step. दिनेश त्रिवेदी पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से 2009 से 2019 तक सांसद रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अर्जुन सिंह से दिनेश त्रिवेदी चुनाव हार गए थे, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। यूपीए 2 में दिनेश त्रिवेदी टीएमसी के कोटे से रेल मंत्री थे। जब ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई, तब वो पद उन्होंने दिनेश त्रिवेदी को दिलवाया। त्रिवेदी के ही रेल मंत्री रहते 2013 के रेल बजट में रेल किराया बढ़ा था। इससे ममता बनर्जी नाराज थी और दिनेश त्रिवेदी को उसी सत्र में इस्तीफा देना पड़ा था। यह अभूतपूर्व स्थिति थी। इसके बाद मुकुल रॉय नए रेल मंत्री बने थे। मुकुल रॉय भी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दिनेश त्रिवेदी के भी उसी पार्टी में शामिल होने की पुरजोर अटकलें हैं। दिनेश त्रिवेदी के बाद अब फिर संसद की कार्रवाई पर लौटते हैं। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के बाद बजट पर चर्चा हुई और इस चर्चा में विपक्ष के सांसदों ने बजट पर सवाल उठाए। मनरेगा के लिए कम पैसा देने से लेकर प्राइवेटाइजेशन तक की बात उठी। ये रेल, ये सेल, ये बीपीसीएल, ये एलआईसी, ये बैंक, ये एयरपोर्ट, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने अपने श्रम से, अपने परिश्रम से इन कंपनियों को, इन संपत्तियों को बनाने का काम किया है। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बढ़ाते हैं, वो लोग कपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। कपूत सरकार चल रही है सर इस देश के अंदर, देश को बेचने का काम कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आर्थिक सुधारों और देश को आगे ले जाने वाला बजट पेश किया है। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की बात पर उन्होंने कहा कि इससे दामाद का नहीं, गरीबों का भला होगा। Number of digital transactions sir via UPI from August 2016 till January 2020, more than 3.6 lakh crores. UPI is used by who? The rich, the corporate? No, not at all. The middle class, the smaller traders, all of them use UPI. Is this government creating UPI, facilitating digital transactions to benefit some rich cronies, some damads? Not at all. It is helping only the poor. राज्यसभा के प्रश्नकाल का एक हिस्सा हम आपको सुनाना चाहते हैं। संसद सत्र का यही वो हिस्सा होता है जहां सत्ताधारी पार्टी के नेता भी अपनी सरकार में कमियां निकाल सकते हैं, सवाल कर सकते हैं और जनता से जुड़े हमारे सांसद सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। सस्ती दवाओं को लेकर बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव और डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने क्या सवाल उठाए और मंत्री जी ने क्या जवाब दिए, ये सुनिए। मेरा सवाल मान्यवर यह है कि चाहे सरकारी चिकित्सक हो, चाहे प्राइवेट चिकित्सक हो, जेनरिक दवाओं के पर्चे बनाते नहीं, दवाइयाँ लिखते नहीं, और जब कहते हैं तो बड़ा उपेक्षापूर्ण भाव जो है जेनरिक दवाओं के प्रति प्रकट करते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से ये सवाल है कि जेनरिक दवाओं का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो, गरीब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, तो इस के लिए चिकित्सकों को कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं? सर, देश की जनता में जेनरिक मेडिसिन के संदर्भ में व्यापक अवेयरनेस हो, ये आवश्यक है। आज अमेरिका में 4 टैबलेट लोग खाते हैं, उसमें एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक मेडिसिन होती है। सारा विश्व में कुल 6 टैबलेट कंज्यूम होता है, उपयोग होता है, उसमें एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक मेडिसिन होती है। और इसलिए ही जन औषधि स्टोर के माध्यम से जेनरिक मेडिसिन के संदर्भ में जनता को में अवेयरनेस आए, उसके लिए जन औषधि स्टोर खोला गया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 2014 के पहले जेनरिक मेडिसिन का शेयर इंडिया में 2% था। ये जन औषधि स्टोर ओपन हुआ, धीरे धीरे डॉक्टर भी लिखने लगा। एक क्वालिटी मेडिसिन होती है, अफोर्डेबल मेडिसिन होती है, इसलिए आज उसका शेयर बढ़ के 8% हो चुका है।
उनका कहना यह है, आपने जस्ट टच किया, डॉक्टर्स केवल अंग्रेजी मेडिसिन ही रेकमेंड कर रहे, ये जेनरिक मेडिसिन रेकमेंड नहीं कर रहे। क्या उस दिशा में उसके आप लिए स्वास्थ्य मंत्री से बात करके आप दोनों कुछ आगे बढ़ सकते हैं क्या इस विषय में? ये माननीय अध्यक्ष जी, उसके लिए भी सरकार ने काम किया है। आज तक जो ट्रिप होती थी मेडिसिन की, उसके पर उसका ब्रांडेड नेम बड़ा लिखा जाता था। सरकार ने आदेश किया है कि आपको जेनरिक नेम, उसमें जो सॉल्ट है उसका नेम बड़ा लिखना है। फॉर एग्जांपल, पैरासीटामोल सॉल्ट है, पहले वो छोटा लिखा जाता था और उसके ऊपर उसका ब्रांड नेम कालपोल हो तो कालपोल बड़ा लिखा जाता था। आज सरकार ने एक जेनरिक नेम बड़ा लिखने के लिए तय किया है और एक एडवाइजरी भी जारी की है कि सब जेनरिक मेडिसिन लिखे, और धीरे धीरे डॉक्टरों ने भी लिखना शुरू किया। राइट। श्री अशोक बाजपेयी, लोकसभा। जी, लोकसभा चैम्बर से। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि ये जेनेरिक केंद्रों के ऊपर बहुत सारी दवाएं जो नोटिफाइड हैं लेकिन वो उपलब्ध नहीं रहती हैं, और जब कभी कोई मरीज या कोई जिसको आवश्यकता होती है जेनेरिक स्टोर पर जाता है तो दवाइयों की उपलब्धता न होने के कारण उसे निराशा लगती है। क्या जो सूचीबद्ध दवाइयां हैं जेनेरिक स्टोर्स की, क्या उन्हें प्रत्येक जेनेरिक स्टोर पर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे? राज्यसभा से जुड़ा एक और अपडेट। गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। 2014 से 2019 के बीच वो लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे। 2019 में लोकसभा चुनाव हार गए तो राज्यसभा भेजे गए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।